तो हम लोग कहाँ हैं थे आजकल? आज हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स शायद था, उसके बाद ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सर स्क्रीन मेरे शेयर को दिख किए। रही है। ओके ओके, नहीं किए, एक मिनट। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या है और क्या इससे नापा जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वो हुआ, रिलीज हुआ। किसने रिलीज किया? देखिए, कोई भी इंडेक्स निकालता है तो आपको जानना चाहिए कौन निकालता है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आयरलैंड और जर्मनी, ये दो अलग अलग हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये आयरलैंड की है और वेल्ट हंगर हिल्फे हिल्फे जो है वो जर्मनी की है। तो क्या इसकी फाइंडिंग्स पहले हम लोग देख लेते हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कैसे नापा जाता है? ये भूखमरी को नापता है, ठीक है। वो देखता है कि दुनिया भर में भुखमरी की क्या स्थिति है, ग्लोबल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर और नेशनल लेवल पर। ये क्या क्या नापता है? एक तो कुपोषण नापता है, अंडर नॉरिशमेंट, कितनी जनसंख्या जो है उसको जितना कैलोरी की जरूरत है उससे कितनी कम कैलोरी उसको मिल रही है। फिर ये चाइल्ड वेस्टिंग नापता है। वेस्टिंग का मतलब दुबलापन, कि कितना वेट कम है बच्चे का। वेस्टिंग मतलब उसके पास वेट नहीं है। तो 5 साल से कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी हाइट के अनुसार उनका जो वेट होना चाहिए उस वेट से कितना उनका वेट कम है। फिर ये नापता है चाइल्ड स्टंटिंग। ये देखता है कि किस उम्र के बच्चे की कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी हाइट उसकी कम है। और फिर ये नापता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि आपका कितने बच्चे जो हैं वो 5 साल से पहले ही मर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें नापने का, तो ये चार याद रखिएगा: अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। हिंदी में आराम से, कुपोषण, ठीक है, भार की कमी, हाइट की कमी और मृत्यु, इन चार चीजों को नापता है, ठीक। तो क्या दुनिया भर में पता चला कि 42 देशों में जो भूखमरी है वो बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन, उसकी बहुत खराब है। और जो हमारा 2030 तक का टारगेट है कि पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं सोएगा, वो प्राप्त होता नहीं दिख रहा है। अगर यही प्रोग्रेस रही तो अभी 2160 तक भी हम भूखमरी नहीं मिटा पाएंगे। दुनिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 18.3 है, विच इज कंसिडर्ड मॉडरेट इन द सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल। तो हंगर स्केल में जो खतरनाक वाला लेवल है उसमें मॉडरेट है वो। रिपोर्ट क्या कहलाता है कि जेंडर इनइक्वलिटी, जो तुम्हारी लिंग असमानता है, जलवायु परिवर्तन है और भूख है, इन सब में आपस में क्या है, लिंक है। Gender is intertwined with climate and food security challenges in ways that respective policies and अभी क्या है कि जो जेंडर है, जो औरतें हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस को उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके आहार पर, बच्चों का आहार निर्भर होना, उनके स्वास्थ्य से सीधा कनेक्शन होता है बच्चों के स्वास्थ्य का। वुमेन्स और गर्ल्स जो हैं टिपिकली हार्डेस्ट हिट बाय द फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है कि जब भी कभी भी कहीं पर भी जो हमारा सबसे कम खाना मिल रहा है, सबसे कम आहार मिल रहा है, तो औरतों को और लड़कियों को मिल रहा है। और वो अभी आप अनीमिया का ही फिगर देख लीजिए इंडिया में, तो अनीमिया में औरतें बहुत ही, उनके यहाँ आयरन डेफिसिट है। और इसके अलावा जब भी कभी वेदर का एक्सट्रीम होता है, वेदर इवेंट, क्लाइमेट में बदलाव आता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो होती हैं वो औरतें ही होती हैं, ये ऐसा डाटा बोलता है। इंडिया का हाल देख लेते हैं। इंडिया रैंक्स 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। तो पहले हमारी 2023 में 111वीं रैंक थी, उससे थोड़ा बेहतर हुई, 105 रैंक आई 127 देशों में। और हम सीरियस कैटेगरी में हैं, ठीक है।
और हम जो है फॉलिंग अंडर विद 41 अदर नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो हम जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। इंडिया का GHI स्कोर है वो 27.3 है और इंडिया का GHI स्कोर लगातार गिर रहा है। और हमारे यहाँ बच्चों का दुबलापन होना और जो है स्टेंटिंग जो है वो हाई है, वो लगातार हाई है कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत दुबले हैं और छोटे हैं, हाइट में कम है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया गोज हैंड इन हैंड। अभी देखोगे कि हमारे यहाँ चाइल्ड भाई कुपोषित रहेगा ही, जब माँ कुपोषित रहेगी तो बचपन में उसके बौद्धिक विकास पर असर पड़ेगा। हमारे यहाँ की जो समाज है वो इन चीजों पर न बात करता है न डिस्कस करता है कि बहुत सारे अभी भी लाखों करोड़ों बच्चों का सेहत उनकी माओ के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और माओ का स्वास्थ्य जब तक बेहतर नहीं होगा, और हमारे यहाँ देश में औरतों का स्वास्थ्य, उनको दुनिया भर की चीजों फास्ट वगैरह सारा कुछ उन्हीं के लिए बना हुआ है, तो उनके स्वास्थ्य का ऐसे ही कोई ख्याल नहीं रखता। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ बच्चे कुपोषित होंगे ही, गरीबी ऑलरेडी है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंटिन्यूज टू बी, इनका कहना है कि भाई ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी नापने के तरीके गलत हैं और ये प्रॉब्लमेटिक है। GHI के अनुसार हमारे यहाँ 13.7% जनता जो है वो कुपोषित है। आपको क्या लगता है, केवल 13.7%? इतनी ही जनता कुपोषित है? हम सब कुपोषित हैं, तो उसमें 13.7% बच्चा जनता कैसे? हमको तो सारी जनता दिखती कुपोषित। मैक्सिमम 35.5% चिल्ड्रन जो हैं, ये बहुत खतरनाक डाटा है कि जितने भी बच्चे हैं 100 में से 35 बच्चे अपने हाइट के अनुसार से, अपने एज के अनुसार से उनकी हाइट कम है, और 18.7 100 में से 18 बच्चे अपने एज के अनुसार उनका वेट कम है, और 2.9% बच्चे जो हैं वो 5 साल से पहले ही मर जाते हैं। तो ये सारी डाटा दिखाता है हमारे यहाँ भूखमरी की सिचुएशन। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट और स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी की इश्यूज। क्या GHI की इशू है? तो इसका कहना है कि इसका मेथोडोलॉजी सही नहीं है। 3 out of 4 indicators used for calculation of index are related to health of children cannot be। अभी क्या है, इसमें से जो 4 में से 3 डाटा केवल बच्चों का है, तो पूरी पॉपुलेशन का तो ये देख ही नहीं रहे हैं, तो सबका हंगर क्यों बोल रहे हैं? बच्चों का हंगर बोले, अरे तो बच्चे हंगर रहे, भूखे रहेंगे तो माँ बाप कौन सा वो रहेंगे? तो ये भी बात समझना है। चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग अंडर 5 months आउटकम्स, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स। अभी इनका कहना है कि चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो कई वजहों से होती है, जैसे खराब पानी पीना, सैनिटेशन ना होना, एनवायरनमेंट ना होना। उसमें केवल फूड इनटेक और जो तुम्हारा फूड इनटेक का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसमें केवल भूखमरी शामिल नहीं होती है। तो चाहे ये वजह हो, चाहे कोई भी वजह हो, बच्चा तो भूखा वो है ना, कमजोर है। फॉल्टी इंडिकेटर, स्टडी चैलेंजेस यूज ऑफ स्टंटिंग एज एन इंडिकेटर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, सोइंग। अब यहाँ पर एक चीज और बताता है कि जो ठिगनापन है वो इसमें कह रहा है कि ये कुपोषण का वजह से होता है, लेकिन कई जो लोग जो हैं जिनको अच्छा पोषण भी मिलता है वो लंबे नहीं हो पाते, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होता है। तो ये आप इसको भूखमरी से नहीं जोड़ सकते। आउटडेटेड डाटा सेट, इसमें जो डाटा सेट है यूज किया गया है ग्लोबल हंगर, वो आउटडेटेड है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा ऑन स्टंटिंग वेस्टिंग इन अंडर 5 years चिल्ड्रन आर नॉट अवेलेबल एनुअली, बट 8 से 10 साल में ये लोग इसका डाटा लेते हैं NFHS, और उसी डाटा का इस्तेमाल ये हर साल कर रहे हैं। तो हम एनुअल डाटा देते नहीं है, तो एनुअल डाटा आप ले कहाँ से रहे हो? जब हम लिए ही नहीं तो आपने लिया कहाँ से? और उसी डाटा पे बार बार हमारा जो है हंगर बढ़ा रहे हो। स्मॉल सैंपल साइज हमेशा, तो जब भी सर्वे होता है तो उसमें स्मॉल ही होता है। क्या कारण है भूखमरी का? तो दुनिया भर में ऑलमोस्ट लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है वो भूखमरी का बहुत बड़ा कारण है। आप जाके देख सकते हो, जो गाजा पट्टी है वहां स्थिति क्या है, लोग भूखे हैं रहते हैं। यूक्रेन की स्थिति क्या है, आपका बहुत सी जगहें हैं जहां लड़ाई की वजह से
आप तो हम सब पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं शांति जो आपको मिली हुई है, सभ्यता जो आपको मिली हुई है, व्यवस्था जो आपको मिली हुई है, ये एक आशीर्वाद है। कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है, इसलिए इनको बचाए रखना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। अदरवाइज हमारी जिंदगी में ऐसे खाना बदोश होती कि दो दो रोटी के लिए हम दौड़ रहे हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर से खाना गिर रहा है तो मिल रहा है, पता चला बम गिर जाए। तो सारा कुछ सोचिए, वहां की स्थिति सोचिए, वहां के लोगों की कंडीशन सोचिए। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने यहाँ उन चीजों को ना बढ़ने दें जो दुनिया भर में बढ़ रही हैं। तो कन्फ्लिक्ट से क्या होता है, जब जहाँ लड़ाई होगी वहां खेती थोड़ी होगी, खेती होगी नहीं, खाना बनेगा नहीं, बाहर से खाना आए ना आए, लोग भूखे मरते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस जब भाई हमने फसल बनाई और बाढ़ आ गई, डूब गई, हमने फसल बनाई, बहुत तेज धूप, सूखा आ गया, तो फसल ही नहीं पनप पा रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे दिक्कत हो रही है। जो प्रोडक्टिविटी है दुनिया की घटी है। पुअर इकोनॉमी देश भर में, ऐसे अभी तुम्हारा अचानक से इकोनॉमी चल रही थी, तब तक क्या हुआ, कोरोना आ जाए। इकोनॉमी चल रही है, कोई पागल टाइप का शासक आ जाए, ऊट पटांग फैसले ले ले, तो भाई आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो वो सब इकोनॉमी खराब होगी तो खाना वाना कहाँ से सही से मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट, अब लोगों को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ता है, फोर्सिबल डिस्प्लेस्ड बाय पीपल। अब देखो सोचो, नौकरी की तलाश में जो बच्चा बाहर जाके पढ़ता है, ठीक है, कभी मैगी खा के सो जा रहा है, कभी कुछ खा के सो जा रहा है, उसको विटामिन विटामिन कुछ मिल रहा है? सोचिए, आप सोचिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी जीविका के साधन के लिए इधर उधर भागना, और इधर तो उसको उस तरह का आहार नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से दिक्कत होती है। भारत में क्या वजह है? शहरीकरण। शहरीकरण होने से लोग शहर में तो चले गए, पर खाना वगैरह जो है, खराब खाना, जो तुम्हारा वो ठेले पे बैठ के रोज ठेले पे ही का खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार हम हेल्दी क्यों नहीं हो रहे। रोज टिकिया खा रहे हो, वो भी एक ही तेल में 20 बार छान के दे रहा है, या 20 बार एक ही तेल में छान के दे रहा है, तो सोचिए क्या ही मिलेगा। वो तो आपके इसी वजह से भारत में कैंसर वैंसर के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आदत है वो हमारे खराब खाने हम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अंडर नॉलेज मदर हमारे यहाँ कमजोर रहेंगी तो बच्चे कमजोर होंगी। सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन लेवल का कमजोर होना और सामाजिक और आर्थिक स्टेटस। हम खाना तो चाहते हैं, पैसा ही नहीं है फल खरीदने का, कहाँ से खाएं। और एजुकेशन लेवल का लो होना, ये बहुत बुरी चीज है। और क्योंकि एजुकेशन लेवल नहीं होगा तो पता ही नहीं कि विटामिन चीज क्या होती है, क्या जरूरी है, कौन सा विटामिन खाना चाहिए, किस में मिलेगा, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। और सब साथ में सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है। वल्नरेबल सेक्शन, जो ओबीसी के बच्चे हैं, या तुम्हारा जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं, इन लोगों में आपको ज्यादा देखने को मिलता है कि डायट्री डाइवर्सिटी है, कम खाना मिल रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत सालों से पिछड़े हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी पीछे है। तो ये सारे वजहें हैं। क्या सरकार ने लिया है? अनाज बांट रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, इससे फायदा प्रधानमंत्री का मातृ वंदना योजना, इसमें क्या होता है, पहला बच्चा जब होता है तो 5,000 रुपया मिलता है। पोषण अभियान, आंगनवाड़ी में जो आपको मिल रहा है खाना पीना। ईट राइट मूवमेंट, क्या खाना चाहिए। इन ICDS, ये भी आंगनवाड़ी का, पोषण भी आंगनवाड़ी के थ्रू ही है और स्कूलों के थ्रू है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें सस्ता अनाज मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ये देखिए, ये सारे इस इनिशिएटिव आप लोगों को एक जगह सर बांट। आईसीडीएस में क्या होता है? ICDS वही है, आंगनवाड़ी, वो पहले शुरू हुआ था, उसी में बाद में पोषण जोड़ दी। ठीक है। 1975 में एक योजना चली गई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और इस स्कीम के तहत जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आहार देने के लिए पोषण दिया जाता है आंगनवाड़ी के थ्रू। ये खाना पैकेट मिलता है महीने का, और उसमें भी लोग छोटे छोटे बच्चों के खानों में भी लोग जो है उसमें भी कमाने के अवसर नहीं छोड़ते। आपके 2 बच्चे खा रहे हैं, वहां सैकड़ों बच्चे खा रहे हैं, उनको खाने दो भाई, उनका अन्न क्यों बर्बाद वो लूट रहे हो। अभी आपको पता है। पहले सर सतुआ दिए जाता था, लेकिन हाँ अब पहले सतुआ दिए जाता था। हाँ, पहले तो दिया जाता होगा, मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही जुड़ा था, मुझे इतना आइडिया नहीं था आंगनबाड़ी का। लेकिन जब वहां गए तो स्थिति देखे कि जो स्थिति सही नहीं है, भ्रष्टाचार हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। इनिशिएटिव टेकन फॉर टैकलिंग ग्लोबल हंगर, कौन कौन से इनिशिएटिव देखा जाता है? SDG 2 जीरो हंगर,
इसका मकसद है कि हंगर को समाप्त करना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दुनिया भर में कैसे हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम था जिसको 1961 में स्थापित किया गया था। दुनिया भर में, याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में किस तरीके से हम भूखे लोगों को जो है अनाज दे पाए, उनका खाना पीना दे पाए, कैसे हम कुपोषण से लड़ सके। जीरो हंगर चैलेंज एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल का, जो कि कंट्रीज को इनवाइट करती है कि वो जो है एक ऐसे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े जहां कोई भी भूखा ना हो। एक मानवता है, एक दुनिया है जिस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो देश के देश खरीद लें, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक रोटी खरीद सके। क्या वो मानव जिनके पास इतना पैसा है वो एक तरह से अपराधी टाइप के नहीं है, या वो सिस्टम ऐसा अपराधी नहीं है कि जहां कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है? जो व्यक्ति या कोई छोटा सा बच्चा, उसको पता नहीं है कि उसके पापा मम्मी गरीब थे, वो पैदा हो गया है और वो भूखा सो रहा है। ये कैसा समाज है, कैसा सिस्टम है जहां पर इतना पैसा होने के बावजूद भी ट्रिलियन डॉलर। अभी आपने किसी की शादी देखी थी अंबानी के यहाँ, आपने देखा था इसी देश का अगर ये पैसा एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो गया, क्या वो वहां नहीं बटना चाहिए था? अगर उस एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होके और बेहतर बचा होता और ढेर सारे बच्चों का टैलेंट डेवलप हुआ होता। पता है कई ऐसे बच्चे होते हैं शायद वो बहुत टैलेंटेड हो लेकिन किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, भुखमरी से मर जाते हैं। शायद वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते थे, नोबडी नोज। भविष्य का बहुत बड़ा फ्यूचर, और ये सब अमानवीयता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सब अमानवीयता है कि हमारी पृथ्वी नहीं तो सबके लिए। आप सोचिए पृथ्वी का मैकेनिज्म देखा है आपने? आपके पैदा होने से पहले ढेर सारे पेड़ पौधे उगा दिए कि आप खा सको, सब कुछ सिस्टम ऐसा बनाया कि आपके लिए सारी व्यवस्था की हुई है उसमें। पर मानव ने उस सिस्टम को ऐसा एडजस्ट किया कि कई अपना तो मानव का भी हक खा रहा है, इवन वो उनका भी हक खा रहा है जो मानव नहीं है, दूसरे प्राणी। चलिए, रोम डिक्लेरेशन ऑन न्यूट्रिशन, ये क्या है? ये डिक्लेरेशन कमिट कंट्रीज टू इरेडिकेट हंगर एंड प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ malnutrition वर्ल्ड वाइड। तो रोम डिक्लेरेशन है न्यूट्रिशन पर कि दुनिया भर में हम जो है कैसे हंगर को समाप्त करें और माल न्यूट्रिशन को वर्ल्ड वाइड बढ़ने से रोकें। एफएओ एफएओ जो है एक संस्था है जिसका यही काम है दुनिया भर में फूड की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। चलिए बातें दूसरे न्यूज पर। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स, अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल हेल्थ अकाउंट का अनुमान 2020-21 से और 21-22 के लिए 2 सालों के लिए प्रस्तुत किया। ये जो अनुमान है वो 2013-14 से निकाले जा रहे हैं। NHA फॉर इंडिया वाज इन्विसेज्ड इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो ये जो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट था ये 2002 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इसका उल्लेख था। इसमें क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन मिलता है कि कितना फाइनेंशियल फ्लो विद इन इंडियाज हेल्थ सिस्टम, इंडिया के हेल्थ सिस्टम में कितना पैसा आ रहा है, कैसे फंड जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं अलग अलग सोर्सेस से, कैसे वो हेल्थ केयर सेक्टर में कहाँ कहाँ लग रहे हैं, और कैसे हेल्थ केयर की सर्विसेज का उपयोग हो रहा है। तो नेशनल हेल्थ एस्टिमेट जो अकाउंट एस्टिमेट्स है are derived within the framework of National Health Accounts Guideline for India 2016 and prepared by using System of Health Accounts 2011। तो ये एक गाइडलाइन बनी थी कि किस तरह से नेशनल हेल्थ से संबंधित जितने आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और इसको इसको किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। सिस्टम है एक हेल्थ अकाउंट 2011 में बना था, उसके द्वारा एक स्टैंडर्ड है कि क्या क्या आपको लेना है, किसके किसके आंकड़े लेना है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटरीट प्रिपेयर्ड द NHA एस्टिमेट्स विद कांस्टेंट गाइडेंस। तो ये इसने बनाया किसने? नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटरीट। अब ये सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 क्या है? ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। क्या समझते हो इन शब्दों से, ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क? तो एक फ्रेमवर्क ढांचा होता है कि किस तरह से कौन कौन से डाटा हम लेंगे और उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए।
ठीक है, तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके का कैंप, क्योंकि हमें कंपेयर करना है दुनिया के अलग अलग देशों से, तो कौन से डाटा दुनिया के देश ले रहे हैं वैसे डाटा हम भी लेंगे, और कौन सा स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो है का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसको कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 एक्सेस में क्लासिफाई किया था, कंजम्पशन, प्रोविजन एंड फाइनेंसिंग। तो क्या कितना उपभोग हो रहा है, कितना किसके लिए पैसा रखा गया है, और कितना फाइनेंस हो रहा है, कितना। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट कोऑपरेशन, एक ज्वाइंट कोऑपरेशन है। कौन कौन सी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, कैसे ये आया था? ओईसीडी एक संस्था है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोस्टैट, ये 3 संस्थाओं ने मिलकर वही तुम्हारा ये सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स को डेवलप किया। तो देख लेते हैं क्या स्थिति है। पहला, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा। तो जीडीपी के कितना परसेंटेज हमारे यहाँ हेल्थ पे खर्चा हो रहा है। तो इस समय as the percentage of GDP increased to 3.83%, जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर पहले जीडीपी का 3.31% हो रहा था, वो अब बढ़कर 3.8383% हो गया है। और टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, पहले एक व्यक्ति पर कितना खर्चा हो रहा है हेल्थ केयर, तो पहले 4,297 होता था, वो बढ़कर 6,602 रुपए हो रहा है। ठीक है, आप सोचिए, लाखों लोग, लाखों उनका 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 जो है हेल्थ जितना अच्छा रहे। आपको मालूम है आप लोग सब लोग क्या हो? आप लोग सब लोग एक रिसोर्स हो, जिसको कहते हैं मानव पूंजी। अब मानव पूंजी पर ही निर्भर करता है बाकी पूंजी। आपको मालूम है, आप जितने योग्य होगे, देश उतना योग्य होगा, समाज उतना योग्य होगा, और आप जितने हेल्दी होगे आप उतने योग्य होगे। तो क्या एक मानव पूंजी पर केवल इतना % खर्चा करना सही है? अच्छे अच्छे देश जो हैं 6% से 10% तक खर्चा करते हैं अपने जीडीपी का। उनकी जीडीपी भी बहुत बड़ी होती है, और उनके यहाँ जनसंख्या भी हमारे से कम होती है। तो सोच सकते हो कि हम उनके यहाँ एक व्यक्ति पर कितना खर्चा होता है, क्योंकि वो मानव की, ये पूरी सभ्यता का विकास मानव को डेवलप करने के लिए किया गया था। और हमारे यहाँ मानव जीवन की वैल्यू देख लीजिए, कि हमारे यहाँ मानव की जीवन की कितनी कीमत, कितना वैल्यू करते हैं। हेडलाइन देखा, 2 लड़के रोड एक्सीडेंट में मर गए। अगला पेज आया, 4 लड़के, 3 मिनट होल्ड करना, ठीक है। तो ये जो टोटल हेल्थ केयर एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर है, constitute current and capital expenditure incurred by government and private resources including external funds। तो देखिए इसमें क्या क्या है, एक चालू खर्चा होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? हॉस्पिटल्स बनाना, कुछ चीजें बनाना। तो उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सोर्सेज और एक्सटर्नल फंड को जोड़ के इतना है, ये पूरा तुम्हारा टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। Total healthcare expenditure as a percentage of GDP indicates health spending relative to country's economic development। तो जो टोटल हेल्थ केयर वो है एक्सपेंडिचर है, उससे क्या पता चलता है कि किस देश में कितना जीडीपी के अनुपात में खर्चा हो रहा है, और पर पर्सन पे कितना खर्चा हो रहा है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज % ऑफ टोटल हेल्थ। अब इस टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का खर्चा कितना है? तो पहले 40.8% था, होता था, जो बढ़ के 48% हो गया। तो पहले जितना ये खर्चा होता था उसमें सरकार 40% हिस्सा कर देती थी, अब वो 48% हिस्सा देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें सारी स्कीम वगैरह आती है। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज % ऑफ टोटल हेल्थ केयर। तो पहले क्या होता था, 88.5% चालू खर्चे हुआ करते थे, जो घट के 87.3% हुए। ये क्या होता है? ये रीअकरेंट खर्चा होता है, हर साल इतना खर्चा हो रहा है, उससे कोई पूंजी का निर्माण नहीं होता, उसको करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं जोड़ा जाता, कि जिसमें हॉस्पिटल बनने का खर्चा वगैरह,
तो जितने खर्चे होते हैं पहले उसमें से 88% खर्चे चालू खर्चे हुआ करते थे, अब वो घट के 87.3% हो गया। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एज परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो पहले टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स हुआ करता था, कि आपको जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि लोगों को करने पड़ते थे, अगर उनको हेल्थ केयर की सुविधाएं लेनी तो अपने जेब से जो हम खर्चा करते हैं उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये कैसे घट गया, ये कैसे घटेगा? लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल हेल्थ केयर पे अब वो लोग कम खर्चा कर रहे हैं अपने जेब से। इसका मतलब क्या समझते हो अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया तो? आउट ऑफ पॉकेट जो है एक्सपेंडिचर घटा है लोगों का, इसका मतलब इंश्योरेंस बढ़ा है, तभी तो इंश्योरेंस मिल जा रहा है, सरकारी इंश्योरेंस से पैसा मिल जा रहा है या प्राइवेट इंश्योरेंस से। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो लोगों को तब करना, और या सरकारी सुविधाएं बढ़ी हों, तो ही तीन चीज होगा ना, तभी तो हम अपने जेब से कम खर्चा करेंगे, है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो आप कैसे सोचोगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ने का घटने का क्या मतलब, कैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो तब घटता है जब आपका इंश्योरेंस की सुविधा बढ़ती है, जब सरकारी इंश्योरेंस या प्राइवेट इंश्योरेंस या सरकारी हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती है, तब वैसा होता है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ THE। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो सरकारी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, सोशल हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो सरकारी हेल्थ केयर जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, वो घटा है। सरकार का जो सोशल हेल्थ केयर पर जो एक्सपेंडिचर है वो घटा है, 9% से घटकर 8.7% हो गया। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ THE, 5.8% पहले लोग प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस लिया करते थे, अब वो बढ़कर 7.4% हो गया है। एक्सटर्नल डोनर फंडिंग फॉर हेल्थ एज परसेंट, तो जितना भी फंडिंग जो है अवेलेबल टू द कंट्री, जहां से भी डोनर से जो पैसा आता है वो बढ़ गया है 0.5%, मतलब हेल्थ केयर में जो डोनेट करते हैं वगैरह। तो ये हमें कुछ आंकड़े मिले, कुछ पता चला कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? तो ऑन गोइंग हेल्थ केयर रिफॉर्म्स से क्या हो रहा है, अब लोग जो थोड़ा हेल्दियर होंगे और हो रहे हैं, और ज्यादा लोग जो है इंश्योरेंस के दायरे में आ रहे हैं, भले उनको क्लेम मिलता हो ना मिलता हो, इट्स अलग इश्यू है। डिजिटल हेल्थ, आइए अब आपकी हेल्थ का डिजिटल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको लॉन्च किया गया 2021 में, और मार्च 3 साल हो गया। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या? इसका मेन मकसद है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको डिजिटली ऐसा कनेक्ट करें कि लोगों को उनके रिपोर्ट्स वगैरह सब ऑनलाइन अवेलेबल हो, उनका हेल्थ रिकॉर्ड अवेलेबल हो। ये सारा कुछ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत होता है। ये एक डिजिटल इकोसिस्टम है, विल ऑल्सो इनेबल, आपको बहुत सी चीज मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल जाएगा, जो तुम्हारा मरीज की लेनी थी होती है ना कंसेंट, वो ऑनलाइन मरीज दे देगा कि हाँ मेरा ऑपरेशन करिए नहीं करिए। इसका मेन मकसद क्या है, सिद्धांत क्या है? इंक्लूसिविटी, कि लोग जो नहीं आ पाते हैं वो ऑनलाइन अपना काम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हेल्थ केयर की सुविधा ले सकें, रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, और तुम्हारा ऑप्टिंग आउट ऑफ द ए, तो लोगों की जो इच्छा है अगर वो चाहें तो इसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल करें या बाहर हो सकें। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ विद नो अदर पैरेलल कॉपीज ऑफ वंस मेडिकल रिकॉर्ड, आपका मेडिकल रिकॉर्ड अगर आपको चेक करना है ऑनलाइन ही कोई भी चेक कर सकता है, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ठीक है, और आपका जो है प्राइवेसी जो है इंश्योर करने के लिए फेडरेटेड स्ट्रक्चर रहेगा कि लोकल लेवल पर, फिर उसके ऊपर लेवल पर, और आप चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट करो, ना चाहो तो ना करो। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंतर्गत आती है। कंपोनेंट क्या है ABDM आर्किटेक्चर का? तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा आईडी,
एक 14 डिजिट नंबर होता है जिसमें आपके हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, आपको नाम से ही पता चल रहा है जितने हेल्थ केयर में काम करने वाले लोग होते हैं उनका रजिस्टर होता है जिसमें उनका नाम होता है, जितने भी चाहे होम्योपैथ चाहे जो भी है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज, तो जितना भी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं पब्लिक और प्राइवेट में सारा कुछ इसमें रजिस्टर होता है। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर, जो लोगों की हेल्थ की इंफॉर्मेशन है वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक आराम से वो की जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। और कंसेंट, क्या मरीज चाहता है वो सारी चीजें इसमें है। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस टू फैसिलिटेट द डिस्कवरी एंड डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विस, तो जितना भी हेल्थ से संबंधित सेवाएं हैं वो आपको एक जगह देखने को मिलेंगी। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, तो इंश्योरेंस पेमेंट कितना मिला, लोगों को क्लेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी जो है नीवा बुप्पा एक कंपनी है इंश्योरेंस की, और सैफ अली खान को अभी चाकू लगा था और नीवा बुप्पा कंपनी ने 25 लाख रुपया उसको दे दिया। आम आदमी को उसमें क्लेम मिलना मुश्किल था और शायद साथ में उसमें आम आदमी को मैक्सिमम मिलता तो 5 लाख मिलता, उससे ज्यादा ना मिलता। डिजिटल हेल्थ क्या होता है, तो WHO डिफाइन करता है डिजिटल हेल्थ एज द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ, सिंपल सी बात है, हेल्थ सिस्टम में डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे कि आपका हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन हो, फोन पर आपको चीजें मिल जाएं, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपना सब कुछ वहां पर क्लेम वगैरह जो भी करना वहां देख सकें, आपके हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इधर से उधर हो सके, यही है डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिग डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पता चल सके, अभी सपोज करो पूरे देश के लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन है और किसको क्या बीमारी है ये एनालाइज करना अब आसान रहेगा कि नहीं। हमारे देश में कौन सी बीमारी बढ़ रही है घट रही है, क्या पैटर्न है, ये सब एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर डाटा ऑनलाइन अवेलेबल हो, आज तो लोगों को डाटा ही अवेलेबल नहीं होता है तो उसका एनालिसिस कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहली बात बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है। एक आदमी का जो होता है एक मेडिकल अकाउंट खुल जाता है, उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। और जो क्रॉनिक डिजीज होती है उसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है। अभी बच्चा 15 साल पहले मैंने दिखाया था, मुझे पता ही नहीं कि हाँ रिपोर्ट है क्या रिपोर्ट है, यहाँ सारा रिपोर्ट पड़ा हुआ है, वो खर्च से चेक कर लेगा कि 15 साल पहले इनको क्या स्थिति थी, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें चेक कर पाएगा और उसको क्रॉनिक डिजीज को मैनेज करना आसान हो पाएगा, ठीक है। और जो है इनहेंस ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स, जो तुम्हारा डाटा पोर्टेबिलिटी अगर मिल जाएगी तो जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उनका डाटा खर्च से ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्पेशलिस्ट के पास और वो आसानी से उसको देखकर उसका जो है ट्रीटमेंट ज्यादा कर पाएगा। अभी जो रिपोर्ट जो है जाने में ही टाइम लगता है। और कंप्रीहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री रिपोजिटरी, तो एक हमारे पास एक पूरे लोगों की कंप्रीहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री होगी जिसको आदमी चेक कर सके। लेकिन इसका इशू भी है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू, आपके डाटा भेज देंगे जो कंपनियां हैं उनके पास। अभी आता है मैसेज, वो इंश्योरेंस वाले करते हैं जिनके यहाँ कभी जांच करा लो, वो करता है अरे आपका हार्ट सही चल रहा है, हम कहीं कहाँ मैसेज आ गया, हार्ट सही चल रहा है कौन पूछ रहा है, शुगर हो गया होगा, ये सब होगा, ऐसा ऐसा बातें बोलते हैं, मैसेज कर देते हैं कि देख के ही लगता है कि डरवा देते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होता है, उनके पास डाटा चला गया है। एल्गोरिदम बायस, टेक्नोलॉजी जैसे AI है वो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट कर सकती है। वो क्या कर सकती है कि एक रेस के लोगों को बोल देगी कि भाई ये लोग जो हैं इनको कैंसर होता है या एड्स होता है, ऐसा कुछ डाटा निकल के आ गया तो लोग उनसे दूरी बना लेंगे। इक्विटी एंड एक्सेस इशू, सबके पास इतना नॉलेज ही नहीं होता कि चीजों का डिजिटल इस्तेमाल कर सकें, किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो किसी को आता ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। और लोगों को डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम में भरोसा नहीं है। तो ये जैसे फेल्योर ऑफ यूके's नेशनल हेल्थ सर्विस डिजिटल सिस्टम जो है वो फेल हो गया वहां पर। और जो डिजिटल कार्ड्स हैं उनका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं ये लोग, उसमें चीजों का डाटा माइग्रेशन सही से नहीं होता, गलत सलत डाटा भर देते हैं। कम्युनिकेशन चैलेंज, तो बात करना लोगों का, आपको इंग्लिश वाला डॉक्टर बैठा हुआ है, आप हिंदी में बताए पड़े कहानी, समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या बता रहा है, क्या कहानी बता रहा है, कैसे कर रहा है, तो क्या ही बताएगा। इनहेंस यूनिवर्सल रीच, इससे एक फायदा क्या होगा कि इंश्योर हमें क्या करना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट हेल्थ सोल्यूशन है
वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, ठीक है, दूर दूर तक पहुंचे, ठीक। और जो आपकी सर्विस है उसको रेशियल कल्चरल बैकग्राउंड का भी नॉलेज हो कि हाँ यहाँ पर हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और टेक्निकल लोगों की पहले तो डिजिटल स्किल बढ़ाइए कि लोग भी डिजिटल चीज यूज कर पाए, टीचर्स मेडिकल स्टूडेंट भी यूज कर पाए, मेडिकल टीचर भी यूज कर पाए, इनको पता तो हो कैसे टीचर टेक्निकल करना है। और टारगेटेड सोल्यूशन को बढ़ाना चाहिए, किस तरह के लोगों को किस तरह का हमें चीजें देना है, कि हम ऐसा है कि एक ही तरह का समाधान सबके लिए बना देंगे तो वो कारीगर नहीं होगा। हमें गांव के लोगों के लिए कैसा डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन बनाना है, शहर के लोगों के लिए कैसा बनाना है, औरतों के लिए कैसा बनाना है। और एक एथिकल ओवरसाइट रखनी चाहिए कि लोग डाटा को इधर उधर बांटे नहीं। अभी इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया है, हम इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं हम लोग कि हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पट पट सब कुछ इधर उधर कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है बेनिफिट्स क्या है कि पेपरलेस हेल्थ रिकॉर्ड हो जाता है। और इसकी अचीवमेंट क्या है, डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड और रिकॉर्ड्स 67 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने और लिंक्ड 42 है कोर हेल्थ रिकॉर्ड। सोचिए 42 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड लिंक्ड हो गए। आप सब में से किसी का है ये अकाउंट, आभा अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट? किसी का भी यस नहीं? सर, मेरा है। ओके। हेल्थ केयर फैसिलिटी खोल के देखते हो कभी? पता चला आंकड़ा उकड़ा बढ़ा दे कि हाँ ये जो लड़की है इसको ऐसा वैसा है, देख के देखा करो क्या उसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी इंटीग्रेशन, 1.3 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं उनको जोड़ा गया है, 17,000 प्राइवेट सेंटर्स जोड़े गए हैं। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट किया कर रहा है। की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, QR बेस्ड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इट रिड्यूस वेटिंग टाइम। अभी क्या है कि आपको जो है OPD में जाना है तो उसमें QR बेस्ड आपने ले लिया, नंबर तो आपको मिल जाएगा। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, इसमें क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा 4 करोड़ तक, जो लोग जितना ज्यादा बढ़िया हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड माइक्रो साइट्स फॉर प्राइवेट सेक्शन अडॉप्शन, इसमें ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें। तो आज हम लोगों ने एक बड़ी इशू, जितनी भी न्यूज थी तीनों खत्म कर दी, कल न्यूज इन शॉर्ट खत्म करके आगे वाला सेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय। प्रणाम सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। Okay.